क्या होता है जब एक महिला, जिसे सब हारा हुआ मान लेते हैं, पूरी अभिजात वर्ग के सामने अपना सम्मान वापस पाने का फैसला करती है? ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि यह बदला लेने की एक ऐसी मिसाल है जिसे अद्वितीय शान के साथ परोसा गया है। हमारे साथ बने रहें यह देखने के लिए कि कैसे एक रानी जो कभी चुप थी, एक पूरे साम्राज्य को अपने घुटनों पर ला देती है। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। उन्हें लगा कि अनन्या सिंह घर पर रो रही हैं। असल में वह 50,000 की एक ड्रेस खरीद रही थी और मुंबई के सबसे अच्छे निजी जासूस को काम पर रख रही थी। मैजेस्टिक क्लब में विक्रम राठौर के हाथ में झूल रही लाल रंग की पोशाक वाली युवती 3 महत्वपूर्ण बातें नहीं जानती थी। पहली यह कि अनन्या ने हर विवरण की योजना बनाई थी ताकि वह उस रात वहां हो। दूसरी यह कि अनन्या के गुच्छी बैग में मौजूद पेन ड्राइव में पिछले 6 महीनों में रिया के 2 अन्य शादीशुदा पुरुषों के साथ तस्वीरें थीं। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, कि 30 मिनट में रिया उस पार्टी से एक बच्चे की तरह रोते हुए निकलेगी, जबकि अनन्या एक ऐसी किंवदंती बन जाएगी जिसे मुंबई का उच्च समाज अगले 50 वर्षों तक सुनाएगा। विक्रम ने सोचा कि वह एक उबाऊ पत्नी को एक लग्जरी इन्फ्लेटेबल डॉल से बदल रहा है। रिया ने सोचा कि वह एक आकर्षक राजकुमार को जीत रही है। दोनों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि उन्होंने अभी अभी एक रानी को जगाया है, और रानियां माफ नहीं करती, वे शान से नष्ट करती हैं। मैजेस्टिक क्लब में सितंबर की रात दिखावे और झूठ से भरी हुई थी। बाकराट क्रिस्टल के झूमर मुख्य हॉल पर सुनहरी रोशनी डाल रहे थे, जहां भारतीय समाज की क्रेम de la क्रेम आशा फाउंडेशन के पारंपरिक गाला के लिए इकट्ठा हुई थी। एयर कंडीशनिंग ने वातावरण को सही तापमान पर रखा हुआ था, जो मेहमानों के बीच छाई पाखंड की घुटन भरी गर्मी के विपरीत था। विक्रम राठौर ने 5 मिनट में तीसरी बार अपनी इतालवी रेशम की शर्ट का कफ ठीक किया। 28 साल की उम्र में रियल एस्टेट व्यवसायी ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो सामाजिक स्तंभों में उसकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करता था। लेकिन उस विशेष रात को वह विशेष रूप से चिंतित महसूस कर रहा था। घटना के महत्व के कारण नहीं, आखिरकार वह दर्जनों समान पार्टियों में शामिल हो चुका था, बल्कि उस संगति के कारण जिसे उसने लाने के लिए चुना था। रिया शर्मा हॉल में ऐसे फिसल रही थी जैसे वह उस जगह की मालकिन हो। 29 साल की उम्र में युवती ने एक अधिक प्रभावशाली कृत्रिम सुंदरता का प्रदर्शन किया। प्लैटिनम सुनहरे बाल जो उसके नंगे कंधों पर सही लहरों में गिर रहे थे, जिसे मनीष मल्होत्रा की लाल रंग की पोशाक ने और निखारा था, जिसे विक्रम ने विशेष रूप से इस अवसर के लिए खरीदा था। उदार नेकलाइन और उसके शरीर के हर वक्र को गले लगाने वाला कपड़ा मौजूद पुरुषों की नजरों से नहीं बचा, न ही समाज की महिलाओं की फुसफुसाती टिप्पणियों से। विक्रम प्यारे, संघीय सांसद की पत्नी मालिनी खन्ना की तीखी आवाज हवा में चाकू की तरह चुभी। तुम्हें यहां देखकर और किसी के साथ देखकर कितनी हैरानी हुई। उसकी आंखों ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा, एक शिकारी विश्लेषण जो सामाजिक शिष्टाचार के भेष में छिपा था। मालिनी, हमेशा की तरह खुशी हुई। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि उसने अपने माथे पर पसीने की छोटी बूंदें महसूस की। यह रिया शर्मा है, मेरी विशेष सलाहकार। रिया हंसी, एक क्रिस्टल जैसी आवाज जो वातावरण में गूंज उठी। सलाहकार, कितनी विनम्रता है मेरे प्यार। उसके खून जैसे लाल नाखूनों ने विक्रम के हाथ को अधिकारपूर्वक सहलाया। हम इससे कहीं ज्यादा करीबी हैं, है ना? विक्रम की शर्मिंदगी स्पष्ट थी, लेकिन रिया इस स्थिति का आनंद ले रही लग रही थी। उसने इस पल की योजना बनाने में महीनों बिताए थे। वह रात जब उसे आखिरकार विक्रम राठौर की नई महिला के रूप में समाज से मिलवाया जाएगा। उसके युवा और महत्वाकांक्षी मन में यह उसकी आधिकारिक ताजपोशी थी। वैध पत्नी अनन्या उनकी बातचीत में एक भूतिया आकृति बन गई थी, एक ऐसी महिला जो सुर्खियों की चमक के बजाय एकांत पसंद करती थी, और यह रिया के लिए कमजोरी का संकेत था। श्रीमती राठौर कहाँ हैं?
मालिनी का सवाल उस व्यक्ति की सर्जिकल सटीकता के साथ पूछा गया था जो जानता है कि दर्द पहुंचाने के लिए कहां छूना है। उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में देखे हुए काफी समय हो गया है। विक्रम ने सूखी निगल ली। अनन्या व्यक्तिगत परियोजनाओं में व्यस्त रही है। कितने दुख की बात है, मालिनी ने फुसफुसाया, हालांकि उसके लहजे से ठीक उल्टा लग रहा था। वह इतनी सुरुचिपूर्ण महिला थीं, हमेशा जानती थीं कि कैसे शान से पेश आना है। शब्द हवा में मौत की सजा की तरह तैर गया। रिया को चिढ़ का एक झोंका महसूस हुआ। क्यों? वे हमेशा उसकी तुलना उस फीकी महिला से करते थे। विक्रम ने उसे बताया था कि अनन्या उबाऊ, नीरस थी, एक ऐसी पत्नी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उसके साथ जाने के बजाय घर पर किताबें पढ़ने में संतुष्ट रहती थी। रिया के लिए यह केवल यह साबित करता था कि कुछ महिलाएं चमकने के लिए पैदा होती हैं, जबकि अन्य गायब होने के लिए पैदा होती है। विक्रम, मुझे मरीना परियोजना के बारे में तुमसे बात करनी है। कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों में से एक, रोहन मेहरा ने हस्तक्षेप किया। विक्रम के चेहरे पर राहत तुरंत दिखाई दी। जब पुरुष व्यापार पर चर्चा करने के लिए दूर चले गए तो रिया हॉल के केंद्र में अकेली रह गई, खुद को अपने सिंहासन पर एक रानी की तरह महसूस कर रही थी। सामाजिक फोटोग्राफरों के फ्लैश उसे लगातार पाते थे और वह जानती थी कि उसकी तस्वीरें अगले हफ्ते की गपशप पत्रिकाओं में छपी होंगी। विक्रम राठौर का नया प्यार या व्यवसायी अच्छी संगति में वह पहले से ही सुर्खियों की कल्पना कर सकती थी। क्रिस्टल शैंपेन मेहमानों के बीच उदारता से बह रहा था और रिया ने खुद को नहीं रोका। हर घूंट के साथ वह अधिक आत्मविश्वासी, स्थिति की अधिक स्वामिनी महसूस करती थी। वह सोशलाइट्स के एक समूह के पास गई जिसे वह ब्यूटी सैलून और दक्षिण मुंबई के जिम से सतही रूप से जानती थी। रिया, कितनी शानदार ड्रेस है, एक मजिस्ट्रेट की पत्नी प्रिया मल्होत्रा ने टिप्पणी की। मनीष मल्होत्रा, विक्रम का तोहफा, रिया ने अंतरंगता पर जोर देते हुए जवाब दिया। उन्हें महिलाओं के कपड़े चुनने का बहुत अच्छा स्वाद है। महिलाओं ने एक दूसरे को साझीदार निगाहों से देखा। वे सभी जानती थीं कि इसका क्या मतलब है। विक्रम राठौर सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेमिका का दिखावा कर रहा था, एक ऐसा व्यवहार जो हालांकि उन हलकों में असामान्य नहीं था, फिर भी जब इतनी बेशर्मी से किया जाता था तो सनसनी पैदा करता था। और तुम नई स्थिति में कैसे ढल रही हो? प्रिया के सवाल का दोहरा अर्थ था और सभी धीरे धीरे हंसे। पूरी तरह से, रिया ने अपनी ठुड्डी उठाकर जवाब दिया। वास्तव में मैं हमेशा इस माहौल में उन कुछ लोगों की तुलना में अधिक सहज महसूस करती हूं जो घर में खुद को अलग थलग कर लेते हैं। अनन्या के बारे में की गई द्वेषपूर्ण टिप्पणी किसी का ध्यान नहीं गया। मौजूद महिलाएं उच्च समाज के अलिखित कोड को अच्छी तरह से जानती थीं। जब कोई पत्नी कार्यक्रमों में दिखना बंद कर देती तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता था कि वह एक छोटी और अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई हार गई थी। हॉल के दूसरी तरफ विक्रम व्यापार पर बातचीत में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार रिया तक भटक रही थीं। उसका एक हिस्सा इतनी युवा और आकर्षक महिला के साथ होने पर गर्व महसूस कर रहा था। यह उसकी मर्दानगी और सफलता की पुष्टि थी। हालांकि दूसरा हिस्सा अपने विवाहेतर संबंध को इतनी खुलेआम उजागर करने की बुद्धिमानी पर सवाल उठाने लगा था। वह सुंदर है, रोहन ने विक्रम की नजर का पीछा करते हुए टिप्पणी की। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के एक कार्यक्रम में अपनी दोस्त को लाना जोखिम भरा है? रिया सिर्फ एक दोस्त नहीं है, विक्रम ने अपनी मंशा से अधिक रक्षात्मक रूप से जवाब दिया। हमारा एक गंभीर रिश्ता है। गंभीर? रोहन ने एक भौं उठाई। और तुम्हारी पत्नी यह जानती है? विक्रम ने नजरें चुरा ली। अनन्या जानती थी। बेशक, वह कैसे नहीं जानती। अफवाहें महीनों से चल रही थीं और उसने विवेकपूर्ण होने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन अनन्या अपने आरक्षित स्वभाव के प्रति सच्ची ने कोई दृश्य नहीं बनाया था और न ही कोई धमकी दी थी। वह बस और भी अधिक सिमट गई थी, जिसे विक्रम ने नई स्थिति की मौन स्वीकृति के रूप में व्याख्या की थी। अनन्या समझती है कि हमारी शादी कुछ अलग में विकसित हो गई है, उसने स्कॉच व्हिस्की की चुस्की लेते हुए बुदबुदाया। वास्तव में
विक्रम ने 15 साल पहले व्यावहारिक कारणों से अनन्या सिंह से शादी की थी। वह न्यायपालिका और राजनीति में महत्वपूर्ण संबंधों वाले एक पारंपरिक परिवार से थीं। ऐसे संबंध जो उसके व्यवसाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। अनन्या बुद्धिमान, सुसंस्कृत, कागज पर एक आदर्श पत्नी थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए विक्रम उसे फर्नीचर के एक हिस्से के रूप में देखने लगा। हमेशा मौजूद, हमेशा भरोसेमंद, लेकिन उस चमक और उत्साह के बिना जिसे वह दूसरी जगहों पर तलाशने लगा था। रिया वह सब कुछ दर्शाती थी जो उसकी पत्नी नहीं थी। सहज, कामुक, प्रभावशाली। जब वह उससे एक लॉ फर्म की पार्टी में मिला जहां वह एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, तो वह तुरंत उसकी युवावस्था और सामाजिक चढ़ाई की उसकी प्यास से आकर्षित हो गया। उसे महंगे रात्रिभोज और शानदार उपहारों से प्रभावित करना आसान था। बांद्रा के 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट से आने वाले किसी व्यक्ति के जीवन में नायक बनना आसान था। विक्रम! रिया की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस बुला लिया। वह एक दीप्तिमान मुस्कान के साथ पास आ रही थी। उसके पीछे एक युवा व्यक्ति था जिसे उसने देश के सबसे बड़े भाग्य के उत्तराधिकारियों में से एक, आर्यन कपूर के रूप में पहचाना। आर्यन मुझे हाल ही में हासिल किए गए नए कला संग्रह के बारे में बता रहे थे, रिया ने कहा। उसकी आंखें रुचि से चमक रही थीं। पिकासो, वैन गॉग, यह आकर्षक है। विक्रम को चिढ़ का एक झोंका महसूस हुआ। रिया स्पष्ट रूप से फ्लर्ट कर रही थी और आर्यन, जो एक विजेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था, प्रतिसाद देने को तैयार लग रहा था। सार्वजनिक रूप से अपनी ही प्रेमिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना अपमानजनक था। रिया, हमें कार्यक्रम के आयोजकों से बात करने की जरूरत है, उसने उसे हाथ से पकड़ते हुए हस्तक्षेप किया। लेकिन विक्रम, आर्यन मुझे अपनी निजी गैलरी देखने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, उसने मुंह बनाते हुए विरोध किया। किसी और समय, विक्रम ने रूखेपन से जवाब दिया, उसे युवा उत्तराधिकारी से दूर ले जाते हुए। जैसे ही वे हॉल में चले, रिया ने उसके कान में फुसफुसाया, ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यार, तुम जानते हो कि तुम मेरे जीवन के एकमात्र पुरुष हो। शब्दों को उसे आश्वस्त करना चाहिए था, लेकिन विक्रम को बढ़ती बेचैनी महसूस हो रही थी। उस रात रिया के रवैये में कुछ था, एक अत्यधिक आत्मविश्वास, एक धारणा कि उसकी जगह की गारंटी थी जो उसे गहराई से परेशान कर रही थी। मुख्य मेज के पास, जहां कार्यक्रम के आयोजक और कुछ महत्वपूर्ण राजनेता थे, विक्रम ने एक प्रभावशाली सामाजिक पत्रकार समीर जोशी को देखा। वह आदमी उन्हें स्पष्ट रुचि के साथ देख रहा था। पहले से ही मानसिक रूप से वह नोट लिख रहा था जो अगले दिन के कॉलम में निकलेगा। विक्रम राठौर, कितना समय हो गया? समीर एक मुस्कान के साथ पास आया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। और यह खूबसूरत युवती श्रीमती राठौर होनी चाहिए। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। विक्रम ने अपना चेहरा लाल होते हुए महसूस किया, जबकि रिया शर्मिंदा होने के बजाय और भी चौड़ी मुस्कुराई। अभी तक नहीं, उसने एक खिलखिलाहट के साथ जवाब दिया, लेकिन कौन जाने, शायद जल्द ही। संकेत क्रिस्टल की तरह स्पष्ट था। रिया सिर्फ प्रेमिका होने से संतुष्ट नहीं थी, उसकी बड़ी योजनाएं थीं और वह इन योजनाओं की घोषणा शहर के सबसे खतरनाक गपशप करने वालों में से एक को कर रही थी। विक्रम ने एक घबराई हुई हंसी को मजबूर किया। समीर, क्या तुम रिया शर्मा को जानते हो? रिया, समीर मुंबई के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक हैं। बहुत खुशी हुई, समीर ने अतिरंजित शिष्टता के साथ रिया का हाथ चूमते हुए कहा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। प्रच्छन्न धमकी विक्रम से छिपी नहीं रही। समीर जोशी के पास एक ही कॉलम से प्रतिष्ठा बनाने या नष्ट करने की शक्ति थी। अगर उसने इस स्थिति को एक घोटाले में बदलने का फैसला किया तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे, न केवल उसकी सार्वजनिक छवि के लिए बल्कि उसके व्यवसाय के लिए भी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, हॉल भरता जा रहा था। प्रभावशाली राजनेता व्यापारियों का अभिवादन कर रहे थे। सोशलाइट्स अपने नवीनतम गहनों और कुट्योर की खरीद का प्रदर्शन कर रहे थे और ऑर्केस्ट्रा शास्त्रीय वॉल्ट्स बजा रहा था जो उस दिखावे के थिएटर के लिए एक आदर्श साउंड ट्रैक बना रहा था।
रिया अपने तत्व में थी। वह परिचितों को हाथ हिलाती, तस्वीरों के लिए पोज देती, महत्वपूर्ण लोगों का अभिवादन करती, जैसे कि वह वास्तव में श्रीमती राठौर हो। उसका हर हाव भाव उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए गणना किया गया था, यह स्पष्ट करने के लिए कि वह सिर्फ एक क्षणिक संबंध नहीं थी, बल्कि विक्रम के जीवन की नई वास्तविकता थी। लेकिन अपने महत्वाकांक्षी मन की गहराई में रिया उन फुसफुसाहटों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकती थी जो वह गुजरते समय सुनती थी। अनन्या सिंह कहाँ है? कितनी शर्मनाक स्थिति है। बेचारी अनन्या हमेशा इतनी प्रतिष्ठित महिला थीं। वे सब उस महिला के बारे में बात करने पर क्यों जोर दे रहे थे? रिया उससे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी। विक्रम हमेशा कहता था कि अनन्या संघर्षों और टकरावों से बचना पसंद करती है। उसके लिए यह केवल उसकी श्रेष्ठता की पुष्टि करता था। जबकि अनन्या घर में छिपी हुई थी, वह उच्च समाज के सैलून में चमक रही थी। जो रिया नहीं जानती थी वह यह था कि ठीक उसी समय कुछ ही ब्लॉक दूर अनन्या सिंह मैजेस्टिक क्लब में अपने स्वयं के प्रवेश के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी कर रही थी। और जब वह पहुंचेगी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अनन्या अपने क्लोसेट में पूरे शरीर के शीशे के सामने खड़ी थी। अपनी छवि को एक जनरल की विश्लेषणात्मक ठंडक के साथ देख रही थी जो एक लड़ाई की योजना बना रहा हो। 35 साल की उम्र में उसके पास एक परिपक्व और परिष्कृत सुंदरता थी जो उसकी प्रतिद्वंद्वी की युवा और स्पष्ट अपील के साथ नाटकीय रूप से विपरीत थी। उसके गहरे भूरे बाल कंधों तक नरम लहरों में गिरते थे, एक क्लासिक विशेषताओं वाले चेहरे को फ्रेम करते थे जिसे प्रभाव डालने के लिए भारी मेकअप की आवश्यकता नहीं होती थी। उस रात के लिए उसने जो पोशाक चुनी थी वह फ्रांसीसी उच्च फैशन की एक उत्कृष्ट कृति थी। एक त्रुटिहीन कट वाली काली सभ्यसाची पोशाक जिसमें मोतियों का विवरण था जो विवेकपूर्ण लेकिन सुरुचिपूर्ण नेकलाइन के साथ चलता था। इस पोशाक की कीमत कई कारों से अधिक थी, लेकिन यह कीमत नहीं थी जो इसे विशेष बनाती थी, यह वह थी जो इसका प्रतिनिधित्व करती थी। शक्ति, वर्ग, वैधता, वह सब कुछ जो रिया शर्मा किसी दूसरी महिला के पति से उधार लिए गए पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही थी। अनन्या ठीक ठीक जानती थी कि उस समय मैजेस्टिक क्लब में क्या हो रहा है। उसे सप्ताह भर में चिंतित दोस्तों से कम 15 कॉलें मिली थीं। हर कोई यह बताने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए उत्सुक था कि विक्रम उसे सार्वजनिक रूप से कितना अपमानित कर रहा है। जो उनमें से कोई नहीं जानता था वह यह था कि अनन्या ने उस स्थिति के हर विवरण की योजना बनाई थी। मैडम, कार आ गई है। लक्ष्मी, जो एक दशक से अधिक समय से उसकी गृहस्वामी थी, ने क्लोसेट के दरवाजे पर दिखाई देते हुए घोषणा की। अधेड़ उम्र की महिला ने उन्हें समान माप में प्रशंसा और चिंता के साथ देखा। क्या आप निश्चित हैं कि आप यह करना चाहती हैं? अनन्या मुस्कुराई। महीनों में यह पहली सच्ची मुस्कान थी। मैं अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में इतनी निश्चित कभी नहीं रही लक्ष्मी। सच तो यह था कि अनन्या ने किसी भी सामाजिक गपशप करने वाले से बहुत पहले विक्रम के धोखे का पता लगा लिया था। इसलिए नहीं कि वह विशेष रूप से समझदार थी, बल्कि इसलिए कि विक्रम शर्मनाक रूप से लापरवाह था। 2 लोगों के लिए महंगे रेस्तरां के बिल जब वह कथित तौर पर काम की बैठकों में था, उसके कॉर्पोरेट कार्ड पर गहनों और कपड़ों के शुल्क, उसके कपड़ों पर महिला इत्र जो निश्चित रूप से उसका नहीं था। पहले कुछ महीनों के दौरान अनन्या ने धोखे का परिचित दर्द, अहंकार पर चोट, अपर्याप्तता की भावना, इस सवाल पर महसूस किया कि वह एक पत्नी के रूप में कहां विफल रही थी। लेकिन फिर एक विशेष रूप से उदास मंगलवार की दोपहर कुछ बदल गया। वह अपनी शादी की फोटो एल्बम देख रही थी जब उसे समारोह के दिन की अपनी एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में वह एक ऐसी रोशनी बिखेर रही थी जो शादी के वर्षों में खो गई थी। उसी क्षण अनन्या ने एक मुक्तिदायक सत्य को समझा। उसने विक्रम को रिया से इसलिए नहीं खोया था क्योंकि वह एक पत्नी के रूप में विफल रही थी। उसने विक्रम को इसलिए खोया था क्योंकि वह एक पुरुष के रूप में विफल रहा था। उस ज्ञानोदय से अनन्या ने एक अशिष्ट और भावनात्मक बदला लेने की योजना नहीं बनाई, बल्कि एक ठंडी और सर्जिकल रणनीति बनाई जो न केवल जोड़े के ढोंग को उजागर करेगी,
बल्कि उसे वह स्वतंत्रता भी दिलाएगी जिसकी वह अनजाने में वर्षों से कामना कर रही थी। अगले 6 महीनों के दौरान अनन्या ने देखा, उसने विवेकपूर्ण ढंग से एक निजी जासूस को काम पर रखा, न कि उस धोखे की पुष्टि करने के लिए जिसे वह पहले से जानती थी, बल्कि इसे सावधानीपूर्वक दस्तावेज करने के लिए। तस्वीरें, वीडियो, होटल के रिकॉर्ड, यहां तक कि समझौता करने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग जो विक्रम और रिया सार्वजनिक स्थानों पर करते थे, यह सोचकर कि वे अपने द्वारा बनाए गए अहंकार के बुलबुले में सुरक्षित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनन्या ने इस समय का उपयोग अपनी वित्तीय स्थिति को पुनर्गठित करने के लिए किया। विक्रम ने हमेशा यह मान लिया था कि वह उस पर आर्थिक रूप से निर्भर है, एक सेक्सिस्ट और अज्ञानी धारणा। वास्तव में अनन्या को अपनी दादी से एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली थी, अचल संपत्ति और शेयरों में निवेश जिसे वह व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करती थी, बिना अपने पति को शामिल किए। इसके अलावा उसका अपना कला परामर्श का व्यवसाय था जो विक्रम की कल्पना से कहीं अधिक कमाता था। सामाजिक कार्यक्रमों से अनुपस्थिति के महीनों के दौरान अनन्या ने खुद को इस तरह से समर्पित किया था जैसा उसने वर्षों में नहीं किया था। सप्ताह में 3 बार व्यक्तिगत ट्रेनर, नियमित सौंदर्य उपचार, अलमारी का पूरा नवीनीकरण। विक्रम को वापस जीतने के लिए नहीं, वह पुल अपरिवर्तनीय रूप से जल गया था, लेकिन खुद के लिए। उस विशेष रात को अनन्या ने सटीक रणनीतिक कारणों से आशा फाउंडेशन के गाला को चुना था। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जो मुंबई के अभिजात वर्ग के कठोर कोर को इकट्ठा करता था, ऐसे लोग जो उसके परिवार को दशकों से जानते थे और जो उसकी वंश और वर्ग का सम्मान करते थे। यह एक ऐसा वातावरण भी था जहां अलिखित सामाजिक नियम उसके पक्ष में काम करते थे। चाहे वे निजी तौर पर पुरुषों की ज्यादतियों को कितना भी सहन कर लें, एक वैवाहिक धोखे का सार्वजनिक प्रदर्शन अभी भी बुरे स्वाद का एक कार्य माना जाता था जिसे दंडित किया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनन्या जानती थी कि विक्रम रिया को पार्टी में ले जाएगा। ये वह खुद थी जिसने एक आम दोस्त के माध्यम से युवा मालकिन के महत्वाकांक्षी दिमाग में यह विचार डाला था। आशा फाउंडेशन की पार्टी साल का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसने एक दोपहर के भोजन के दौरान रणनीतिक रूप से टिप्पणी की थी। वहीं समाज वास्तव में खुद को दिखाता है। अनन्या का निजी ड्राइवर राजेश उसे इमारत के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। वह एक विवेकपूर्ण और वफादार व्यक्ति था जो सिंह परिवार के लिए लगभग 20 वर्षों से काम कर रहा था। वह अनन्या के जीवन के सभी रहस्यों, सभी बारीकियों को जानता था और उसका विवेक पूर्ण था। शुभ रात्रि मैडम अनन्या, उसने काली रोल्स रॉयस फैंटम का दरवाजा खोलते हुए अभिवादन किया। आप आज रात बहुत खूबसूरत लग रही हैं। धन्यवाद राजेश, चलो मैजेस्टिक क्लब चलते हैं। 30 मिनट की यात्रा के दौरान अनन्या ने अपनी योजना के हर विवरण की मानसिक रूप से समीक्षा की। उसने अपने आगमन का समय एक ऐसे सटीक क्षण के लिए निर्धारित किया था जब पार्टी अपने चरम पर होगी, जब सभी महत्वपूर्ण मेहमान पहले से ही मौजूद होंगे, जब सामाजिक फोटोग्राफर सबसे अधिक सक्रिय होंगे, जब विक्रम और रिया सबसे अधिक आराम और आत्मविश्वास में होंगे। अनन्या का फोन एक न्यायाधीश की पत्नी और उसकी सबसे पुरानी दोस्तों में से एक सुनीता देसाई के एक संदेश से थरथराया। प्रिय, वे शर्मनाक तरीके से दिखावा कर रहे हैं। वह व्यावहारिक रूप से खुद को तुम्हारी जगह लेने वाली के रूप में घोषित कर रही है। जल्दी आओ और इस बकवास को खत्म करो। अनन्या संदेश पढ़कर मुस्कुराई। सुनीता हमेशा उसकी सबसे कट्टर सहयोगी रही थी, एक पुरानी पीढ़ी की महिला जो दृढ़ता से मानती थी कि कुछ परंपराओं और सामाजिक पदानुक्रमों का सम्मान किया जाना चाहिए। सुनीता के लिए रिया एक निम्न वर्गीय अवसरवादी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो एक ऐसी जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी जो उसकी नहीं थी। अन्य संदेश आए सभी नाराज दोस्तों से जो विक्रम और रिया के रवैये की रिपोर्ट कर रहे थे। वह एक लाल मनीष मल्होत्रा पहने हुए है जो एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, प्रिया मल्होत्रा ने लिखा। उसने उसे विशेष सलाहकार के रूप में पेश किया,
लेकिन उसने खुद को यह कहते हुए ठीक किया कि वे बहुत अधिक अंतरंग थे। मालिनी खन्ना ने जोड़ा। हर संदेश ने पुष्टि की कि अनन्या की योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। विक्रम और रिया लगभग हास्यपूर्ण उत्साह के साथ अपनी कब्रें खोद रहे थे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। अनन्या ने शादी के शुरुआती वर्षों के दौरान विक्रम के साथ अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने वास्तव में एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की थी। उसे उसके व्यवसाय में समर्थन दिया, सामाजिक कार्यक्रमों में उसके साथ गई, घर को बेदाग रखा, हर अवसर पर आदर्श साथी बनी। लेकिन विक्रम हमेशा उसे एक महंगे और अच्छी तरह से शिक्षित सहायक के रूप में देखता था, न कि एक वास्तविक साथी के रूप में। जैसे जैसे साल बीतते गए उसे एहसास हुआ कि विक्रम ने उसे प्यार के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सुविधा के लिए चुना था। वह सम्मान, पारिवारिक संबंध और एक आदर्श पत्नी की छवि लेकर आई थी जो उसकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती थी। बदले में उसने उसे वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति की पेशकश की, एक व्यावसायिक लेन देन जो रोमांस के भेष में छिपा था। इस वास्तविकता के प्रति अनन्या की जागृति क्रमिक लेकिन अपरिवर्तनीय थी। उसने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि कैसे विक्रम सामाजिक कार्यक्रमों में बातचीत के दौरान उसे अनदेखा करता था, कैसे वह उसे बाधित करता था जब वह अपनी राय व्यक्त करती थी, कैसे वह मान लेता था कि उसके अपने निर्णय स्वचालित रूप से सही थे बिना उसके दृष्टिकोण से परामर्श किए। छोटी छोटी बेइज्जतियां जो सालों से जमा होकर एक असहनीय बोझ बन गईं। जब उसे धोखे का पता चला तो अनन्या शुरू में तबाह हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसने रिया के साथ विक्रम के व्यवहार को देखा, जिस तरह से वह उसकी नकली मासूमियत के सामने पिघल जाता था, जिस तरह से वह युवा महत्वाकांक्षी लड़की का संरक्षक बनकर महत्वपूर्ण महसूस करता था, उसे एहसास हुआ कि उसने एक सच्चा प्यार नहीं खोया था, उसने एक बोझ से छुटकारा पा लिया था। हम पहुंच रहे हैं मैडम अनन्या, राजेश ने उसके विचारों को बाधित करते हुए घोषणा की। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा और रात में मैजेस्टिक क्लब की सुनहरी रोशनी चमकती हुई देखी। प्रवेश द्वार पर दर्जनों लग्जरी कारें खड़ी थीं, जबकि पापराजी और सामाजिक फोटोग्राफर महत्वपूर्ण हस्तियों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। लाल कालीन फुटपाथ से मुख्य द्वार तक फैला हुआ था, जिसके दोनों ओर हरे भरे फूलों की व्यवस्था थी। राजेश, मुझे 5 मिनट और दो, अनन्या ने अनुरोध किया। मैं चाहती हूं कि मेरा प्रवेश यादगार हो। उसने अपना गुच्छी बैग खोला और सामग्री को आखिरी बार जांचा। सामान्य वस्तुओं के अलावा लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट पाउडर, वॉलेट, एक विवेकपूर्ण पेन ड्राइव था जिसमें विक्रम और रिया के बारे में एकत्र किए गए सभी दस्तावेज और सबूत थे। उसने उस रात इसका उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन आस्तीन में एक तुरुप का पत्ता रखना हमेशा अच्छा होता है। अनन्या के पास किसी भी भौतिक साक्ष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली कुछ था, पूर्ण निश्चितता कि वह सही काम कर रही थी। 15 साल तक वह आदर्श विवेकपूर्ण पत्नी रही थी जो बिना लहरें पैदा किए समस्याओं का समाधान करती थी। उस रात वह ठीक इसके विपरीत होगी। उसका फोन एक बार फिर वाइब्रेट हुआ। यह सामाजिक पत्रकार समीर जोशी का एक संदेश था। अनन्या, प्रिय, सुना है कि तुम पार्टी में आ रही हो। बहुत अच्छा। इन कार्यक्रमों में तुम्हारी शान की कमी महसूस हो रही थी। अंदर मिलते हैं। बिल्कुल सही। समीर स्पष्ट रूप से पत्नी और मालकिन के बीच एक महाकाव्य टकराव के लिए जमीन तैयार कर रहा था। सभी अच्छे गपशप पत्रकारों की तरह वह हवा में नाटक को महसूस कर सकता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जब सब कुछ फट जाए तो वह पहली पंक्ति में हो। अब ठीक है राजेश, शो का समय हो गया है। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से मुस्कुराया। उसने अनन्या को एक शर्मीली युवती से एक शक्तिशाली महिला के रूप में बढ़ते हुए देखा था और जानता था कि वह रात ऐतिहासिक होगी। जब रोल्स रॉयस मैजेस्टिक क्लब के सामने रुकी तो फोटोग्राफरों के बीच एक फुसफुसाहट फैल गई।
अनन्या सिंह हाल के महीनों में एक रहस्यमयी हस्ती बन गई थी। सामाजिक कार्यक्रमों से उनकी अनुपस्थिति ने अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया था। अब उनके दोबारा प्रकट होने से जवाब मिलने का वादा किया गया था। राजेश कार से उतरा और शांति से पीछे के दरवाजे की ओर चला गया। चुप्पी लगभग महसूस की जा सकती थी। यहां तक कि सबसे अनुभवी पापराजी भी जानते थे कि वे कुछ असाधारण देखने वाले हैं। जब दरवाजा खुला और अनन्या ने लाल कालीन पर अपना पैर रखा तो समय के निलंबन का एक क्षण था। वह इस तरह से चमक रही थी जैसा किसी को याद नहीं था कि उन्होंने पहले कभी देखा हो। अधिक आत्मविश्वासी, अधिक प्रभावशाली, अधिक वास्तविक रूप से शक्तिशाली। फ्लैश उन्मत्त क्रम में बंद हो गए जबकि अनन्या धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर चली। हर कदम की गणना की गई थी, हर हरकत एक घोषणा थी। उसने सिर हिलाकर फोटोग्राफरों का अभिवादन किया, लेकिन साक्षात्कार के लिए नहीं रुकी। एक अधिक महत्वपूर्ण काम किया जाना था। क्लब के प्रवेश द्वार पर दरबान ने लगभग सामंती श्रद्धा के साथ उसका स्वागत किया। श्रीमती राठौर, आपको हमारे साथ वापस पाकर कितना सम्मान हुआ। खुशी मेरी है रॉबर्टो। एक खूबसूरत रात, है ना? जैसे ही वह क्लब के गलियारों से मुख्य हॉल की ओर चली, अनन्या अंदर भीड़ की फुसफुसाहट सुन सकती थी। संगीत, हंसी, जीवंत बातचीत, उन लोगों की आवाज जो नहीं जानते थे कि उनका जीवन उल्टा होने वाला है। वह हॉल के दोहरे दरवाजों के सामने रुकी, आखिरी बार अपने मोतियों का हार ठीक किया और गहरी सांस ली। उन दरवाजों के दूसरी तरफ विक्रम और रिया थे। शायद अभी भी उस ध्यान का आनंद ले रहे थे जो उन्हें मिल रहा था। अभी भी यह विश्वास करते हुए कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है। उन्हें कोई पता नहीं था कि असली रानी अपना सिंहासन वापस लेने आ गई है। संगीत मैजेस्टिक क्लब का हॉल अपने चरम पर था जब अनन्या सिंह ने प्रवेश किया। ऑर्केस्ट्रा स्ट्रॉस का एक वॉल्ट्स बजा रहा था। जोड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से हॉल के केंद्र में नृत्य कर रहे थे और बातचीत की हलचल ने अच्छी तरह से शिक्षित सभ्यता की एक सिम्फनी बनाई। क्रिस्टल, झूमर गाउन और त्रुटिहीन स्मोकिंग पर सुनहरी रोशनी डाल रहे थे, जिससे परिष्कृत समृद्धि का माहौल बन रहा था। विक्रम बार के पास खड़ा था। रोहन मेहरा द्वारा अभी अभी सुनाए गए एक चुटकुले पर जोर से हंस रहा था जब पहली फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। अनन्या आ गई है। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह धीरे धीरे मुड़ा, अपनी पत्नी की परिचित आकृति के लिए अपनी आंखों से खोज रहा था, लेकिन भीड़ में उसे नहीं ढूंढ सका। उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उम्मीद कर रहा था कि यह एक अफवाह है, कि किसी ने काली पोशाक में एक श्यामला महिला को अनन्या समझ लिया है। विक्रम, सुनीता देसाई की आवाज उसके पीछे एक तूफान की आहट की तरह सुनाई दी। तुम्हारी पत्नी आज रात बहुत खूबसूरत लग रही है। वह मुड़ा और सुनीता को एक मुस्कान के साथ देखा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उस तरह की मुस्कान जो उच्च समाज की महिलाएं तब इस्तेमाल करती थीं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के सार्वजनिक अपमान को देखने वाली होती थीं जिसे वे योग्य मानती थीं। तभी उसने उसे देखा। अनन्या मुख्य हॉल में प्रवेश कर रही थी, एक रानी की शांति के साथ, जो एक लंबे निर्वासन के बाद अपने महल में लौट रही हो। उसमें कुछ अलग था, शक्ति और आत्मविश्वास का एक ऐसा आभामंडल जो विक्रम को याद नहीं था कि उसने पहले कभी देखा हो। काली सब्यसाची पोशाक गणितीय लालित्य के साथ उसकी सिलुएट को गले लगा रही थी। उसके गले में मोती सम्मोहक रूप से प्रकाश को पकड़ रहे थे और उसके भूरे बाल पॉलिश किए हुए रेशम की तरह चमक रहे थे। लेकिन सबसे प्रभावशाली उसकी मुद्रा थी। अनन्या चल नहीं रही थी, वह फिसल रही थी। हर हरकत जानबूझकर की गई थी, हर हाव भाव अधिकतम प्रभाव के लिए गणना किया गया था। और जहां से भी वह गुजरती, बातचीत बंद हो जाती, नजरें मुड़ जाती और एक सम्मानजनक चुप्पी एक झील में लहरों की तरह फैल जाती। विक्रम ने अपना मुंह सूखता हुआ महसूस किया। 15 साल की शादी में उसने अनन्या को इस तरह से एक माहौल को नियंत्रित करते हुए कभी नहीं देखा था। ऐसा था जैसे वह अपने ही जीवन की एक सहायक कलाकार से मुख्य पात्र में बदल गई हो। हॉल के दूसरी तरफ रिया व्यापारियों की पत्नियों के एक समूह को एक किस्सा सुना रही थी। जब उसने देखा कि उसके दर्शक विचलित हो गए हैं, वे सभी उसके पीछे किसी चीज या किसी व्यक्ति को घूर रहे थे।
क्या हो रहा है? उसने पूछा, नजरों की दिशा का पालन करने के लिए मुड़ते हुए। और फिर उसने उसे भी देखा। रिया ने कई बार कल्पना की थी कि विक्रम की वैध पत्नी के साथ उसकी पहली मुलाकात कैसी होगी। उसकी कल्पनाओं में अनन्या एक फीकी, स्पष्ट रूप से बूढ़ी महिला होगी, जो हर उस पहलू में स्पष्ट रूप से हीन होगी जो मायने रखता है। वास्तविकता एक क्रूर झटका थी। उसकी ओर चल रही महिला एक प्राकृतिक लालित्य बिखेर रही थी, जिसे कोई भी राशि नहीं खरीद सकती थी। उसकी मुद्रा में कुछ लगभग कुलीन था, एक जन्मजात वर्ग जिसने रिया को अचानक एक बच्चे की तरह महसूस कराया, जो अपनी मां के कपड़ों से खेलने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या मेहमानों का उस व्यक्ति की पूर्ण कृपा के साथ अभिवादन कर रही थी जो उस दुनिया के लिए पैदा हुआ था। मालिनी खन्ना के गाल पर एक चुंबन, संघीय सांसद के साथ एक गर्मजोशी भरा हाथ मिलाना, न्यायाधीश की पत्नी के लिए एक दयालु शब्द। प्रत्येक बातचीत ने सामाजिक पदानुक्रम में उसकी स्थिति की पुष्टि की, न कि सहानुभूति की तलाश में एक धोखा खाई पत्नी के रूप में, बल्कि अपने सही स्थान पर लौटने वाली महान महिला के रूप में। अनन्या, प्रिय। प्रिया मल्होत्रा की आवाज एक क्रिस्टल घंटी की तरह हवा में गूंजी। मजिस्ट्रेट की पत्नी खुली बाहों के साथ पास आई। महीनों की अनुपस्थिति के बाद अपनी दोस्त को देखकर स्पष्ट रूप से भावुक थी। तुम्हें वापस पाकर कितनी खुशी हुई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दोनों महिलाओं के बीच का आलिंगन गर्म और वास्तविक था, जो उस माहौल में अधिकांश बातचीत की विशेषता वाले कृत्रिम स्नेह प्रदर्शनों के बिल्कुल विपरीत था। रिया ने बढ़ते असहजता के साथ दृश्य को देखा, पहली बार यह महसूस करते हुए कि अनन्या सिर्फ विक्रम की पत्नी नहीं थी, वह उस समाज में अपने आप में एक सम्मानित और प्रिय हस्ती थी। प्रिया, तुम हमेशा की तरह चमक रही हो, अनन्या ने जवाब दिया। उसकी मधुर आवाज में वास्तविक स्नेह का स्वर था। रॉबर्टो कैसे हैं? मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की पुष्टि हो गई है। हाँ, हम बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे अपने बारे में बताओ, तुम इन सब महीनों में कहां छिपी हुई थी? हमें तुम्हारी बहुत कमी खली। अनन्या एक रहस्यमयी लालित्य के साथ मुस्कुराई। मैं कुछ व्यक्तिगत मामलों का ध्यान रख रही थी। कभी कभी एक महिला को प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए समय चाहिए होता है। जवाब कूटनीतिक रूप से अस्पष्ट था, लेकिन उन अंतर्निहित अर्थों से भरा था जो मौजूद महिलाओं से छिपे नहीं रहे। वे सभी विक्रम और रिया के साथ की स्थिति के बारे में जानती थीं, और अब यह समझने लगी थीं कि सामाजिक कार्यक्रमों से अनन्या की अनुपस्थिति अपमान या निराशा के कारण नहीं, बल्कि रणनीति के कारण थी। जब अनन्या बात कर रही थी, विक्रम बार के पास लकवाग्रस्त बना रहा। उसका एक हिस्सा पास जाना चाहता था, उसका अभिवादन करना चाहता था जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है, एक सामंजस्यपूर्ण विवाह का मुखौटा बनाए रखना चाहता था जो उन्होंने हमेशा सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। दूसरा हिस्सा, कायर और दोषी हिस्सा, बस गायब हो जाना चाहता था। निर्णय रिया द्वारा लिया गया था। युवती, ईर्ष्या, असुरक्षा और युवा अहंकार के एक जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर ने फैसला किया कि वह एक बड़ी उम्र की महिला से कम नहीं आंकी जाएगी, चाहे वह कितनी भी सुरुचिपूर्ण क्यों न हो। आखिरकार वह वही थी जो अब विक्रम के साथ थी। वह वही थी जो महंगे उपहार पहनती थी, जो उसका बिस्तर साझा करती थी, जिसके साथ उसके भविष्य की योजनाएं थीं। विक्रम, उसने फुसफुसाया, उसे हाथ से खींचते हुए। चलो तुम्हारी पत्नी का अभिवादन करते हैं। यह करना विनम्रता होगी। विक्रम ने सूखी निगल ली। रिया, शायद यह सबसे अच्छा समय नहीं है। बकवास, उसने जवाब दिया। पहले से ही अनन्या के आसपास के समूह की ओर चल रही थी। हम सब यहाँ सभ्य वयस्क हैं। रिया को यह एहसास नहीं था कि वह अपने युवा जीवन की सबसे विनाशकारी गलती करने वाली थी। उसके सीमित दिमाग में यह उसकी आधिकारिक ताजपोशी का क्षण होगा, जब वह खुद को विक्रम की नई महिला के रूप में पिछली पत्नी के सामने पेश करेगी, निश्चित रूप से नए पदानुक्रम को स्थापित करेगी। अनन्या ने जोड़े को उनके करीब आने से बहुत पहले ही देख लिया था। उसकी आंखें एक संक्षिप्त क्षण के लिए विक्रम की आंखों से मिलीं और वह उसकी नजर के नीचे स्पष्ट रूप से सिकुड़ गया। ऐसा था जैसे वह उसके आर पार देख सकती थी, उसके सारे अपराध,
सारी शर्मिंदगी, सारी कायरता को देख सकती थी। अनन्या! विक्रम ने समूह के पास पहुंचते ही मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज उसकी मंशा से ज्यादा तीखी निकली। तुम्हें यहां देखकर कितनी हैरानी हुई। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। आसपास की सभी बातचीत बंद हो गई। सभी की नजरें तिकड़ी पर थीं और यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा ने भी वॉल्यूम कम कर दिया था। ऐसा था जैसे पूरा हॉल अपनी सांस रोके हुए था। ये इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। अनन्या ने विक्रम को एक लंबे क्षण के लिए देखा। उसका भाव पूरी तरह से शांत था। जब उसने अंततः बात की तो उसकी आवाज में तपे हुए स्टील की तीखी ठंडक थी। विक्रम, क्या दिलचस्प संयोग है। उसने एक गणना की हुई रोक लगाई जिससे उसकी शर्मिंदगी बढ़ गई। मुझे लगा कि तुम इस हफ्ते पुणे में थे, निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। क्या तुमने यही नहीं कहा था? झूठ को सर्जिकल लालित्य के साथ उजागर किया गया था। विक्रम ने पिछले कुछ दिनों से घर से अपनी अनुपस्थिति को समझाने के लिए यह बहाना बनाया था। जब वह वास्तव में रिया के साथ एक लग्जरी होटल में था, पार्टी की तैयारी कर रहा था। अब सार्वजनिक रूप से अपनी बेईमानी का सामना करते हुए वह हकलाया, मैं बैठक अंतिम समय में रद्द कर दी गई। कितने दुख की बात है। अनन्या ने फुसफुसाया। उसके लहजे से ठीक उल्टा लग रहा था। खैर, कम से कम तुमने इस जैसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नहीं छोड़ा। तभी रिया ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। युवती पल को गलत समझते हुए और यह सोचकर कि अनन्या सीधे स्थिति का सामना न करके विनम्र हो रही है, एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ी जो सहानुभूतिपूर्ण होने का इरादा रखती थी लेकिन कृपालु लग रही थी। तुम अनन्या होनी चाहिए, उसने कहा, पूरी तरह से मैनिक्योर किए हुए लाल नाखूनों वाला हाथ बढ़ाते हुए। मैं रिया शर्मा हूं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आसपास के समूह ने सामूहिक रूप से अपनी सांस रोक ली। ये इतनी स्पष्ट तनाव का क्षण था कि सबसे दूर के मेहमान भी विवेकपूर्ण ढंग से पास आने लगे, ये महसूस करते हुए कि कुछ असाधारण होने वाला है। अनन्या ने रिया के बढ़े हुए हाथ को एक ऐसे क्षण के लिए देखा जो अनंत काल जैसा लगा। फिर एक मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, उसने उसे धीरे से अभिवादन किया। रिया, हाँ, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। यह वाक्य इतनी शान से कहा गया था कि रिया को इसमें छिपे जहर को समझने में कुछ सेकंड लग गए। विक्रम ने मुझे बताया कि तुम लोग साथ काम करते हो। अनन्या ने अपनी आवाज को उच्च समाज के पूरी तरह से विनम्र स्वर में रखते हुए जारी रखा। परियोजना विकास में परामर्श के बारे में कुछ। विक्रम ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन रिया ने उसे रोक दिया, स्पष्ट रूप से अपनी वास्तविक स्थिति स्थापित करने के लिए उत्सुक। ओह, हम सहकर्मियों से बहुत ज्यादा हैं, वह हंसी, एक तीखी आवाज जो हॉल की चुप्पी में असहज रूप से गूंज उठी। वास्तव में विक्रम और मेरे बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है। शब्द उसके मुंह से उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ निकले जो मानता था कि वह एक ऐसा सच प्रकट कर रहा है जो उसे स्थिति पर शक्ति देगा। इसके बजाय वह अभी अभी मुंबई के एक सामाजिक कार्यक्रम में बनाए गए सबसे सुरुचिपूर्ण जाल में गिर गई थी। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कि वह एक विशेष रूप से दिलचस्प जानकारी को संसाधित कर रही हो। ओह, मैं समझ गई, उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी उस घातक विनम्रता को बनाए हुए थी। इसे इस तरह से सार्वजनिक करना तुम्हारी ओर से बहुत बहादुर है। बहादुर शब्द इस तरह से बोला गया था कि यह बिल्कुल अपने विलोम जैसा लग रहा था। रिया को यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी युवावस्था और अनुभवहीनता उसे बातचीत की बारीकियों को पूरी तरह से समझने की अनुमति नहीं दे रही थी। दूसरी ओर विक्रम कागज की तरह पीला था। वह अनन्या को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि खतरे के संकेतों को पहचान सके। अत्यधिक विनम्र स्वर, मुस्कान जो आंखों में नहीं झलकती, सीधी और नियंत्रित मुद्रा। वह गुस्से में थी, लेकिन वह उस गुस्से को उच्च समाज के परिष्कृत कोड के माध्यम से व्यक्त कर रही थी जो उसे किसी भी भावनात्मक विस्फोट से असीम रूप से अधिक खतरनाक बना रहा था। अनन्या, उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, शायद हमें। ओह विक्रम, उसने उसे धीरे से रोका। सभ्य लोगों के बीच
शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। वह नई रुचि के साथ रिया की ओर मुड़ी। मुझे बताओ प्रिय, तुम लोग कितने समय से साथ काम कर रहे हो? रिया सवाल को अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के अवसर के रूप में व्याख्या करते हुए युवा गर्व के साथ जवाब दिया। लगभग 8 महीने। विक्रम एक अद्भुत संरक्षक रहे हैं। संरक्षक, अनन्या ने दोहराया, जैसे कि शब्द का स्वाद ले रही हो। रिश्ते का वर्णन करने के लिए क्या दिलचस्प शब्द है। हॉल में हवा इतनी तनाव से भरी थी कि वेटर्स ने भी शैंपेन की ट्रे के साथ घूमना बंद कर दिया था। दर्जनों नजरें तिकड़ी पर टिकी थीं और सामाजिक पत्रकार समीर जोशी एक रणनीतिक दूरी से सब कुछ देख रहे थे। स्पष्ट रूप से अपने अगले दिन के कॉलम के लिए मानसिक नोट्स ले रहे थे। सुनीता देसाई एक मुस्कान के साथ समूह के पास आई, जो समस्याओं का वादा कर रही थी। अनन्या, प्रिय, उसने कहा। उसकी आवाज झूठी मासूमियत से भरी हुई थी। कितनी शानदार पोशाक है, सब्यसाची, है ना? मुझे हमेशा फैशन के लिए तुम्हारे त्रुटिहीन स्वाद से ईर्ष्या होती है। धन्यवाद सुनीता, तुम जानती हो कि यह कैसा है। कुछ चीजें कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाती, है ना? संकेत स्पष्ट था। लालित्य कालातीत है, कुछ युवा लोगों द्वारा प्रदर्शित क्षणिक फैशन के विपरीत। रिया अंततः यह महसूस करने लगी कि उस पर सूक्ष्म रूप से हमला किया जा रहा है, ने जवाबी हमला करने का फैसला किया। तुम्हारी पोशाक भी सुंदर है, उसने अनन्या से कहा। उसका स्वर उदार लगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरी तरह विफल रहा। बहुत क्लासिक, यह बहुत महंगा होना चाहिए। यह टिप्पणी एक बड़ी गलती थी। यह सुझाव देना कि अनन्या कपड़ों की कीमत के बारे में चिंतित थी, या इससे भी बदतर कि उसे अपने खर्चों को सही ठहराने की जरूरत थी, वर्ग की कमी का एक प्रदर्शन था जिसने कई उपस्थित महिलाओं को सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर दी। अनन्या मुस्कुराई, इस बार एक सचमुच खतरनाक मुस्कान। प्रिय, उसने कहा। उसकी आवाज मखमल की तरह नरम, लेकिन उस तरह की तरह तेज। जब आपके पास असली वर्ग होता है तो कीमत अप्रासंगिक हो जाती है। यह कुछ ऐसा है जिसके साथ या तो आप पैदा होते हैं या आप इसे कभी हासिल नहीं करते हैं। यह वाक्य रिया पर एक मूक बम की तरह गिरा। एक पल के लिए युवती अवाक रह गई। धीरे धीरे इस तथ्य को संसाधित कर रही थी कि उसे सार्वजनिक रूप से सबसे सुरुचिपूर्ण तरीके से अवर्गीकृत किया गया था। विक्रम ने फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उसकी आवाज हताश थी। खैर, मुझे लगता है कि हम सभी को। अनन्या ने उसे फिर से रोका, इस बार पूरे ध्यान के साथ उसकी ओर मुड़ते हुए। चूंकि हम सब यहाँ इतनी लापरवाही से इकट्ठा हुए हैं, शायद ये कुछ चीजों को स्पष्ट करने का एक अच्छा समय है। पूरा हॉल रुक गया लग रहा था। यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा ने भी बजाना बंद कर दिया था, जैसे कि संगीतकार भी सुनना चाहते थे कि आगे क्या होगा। स्पष्टीकरण हमेशा स्वागत योग्य होते हैं, सुनीता देसाई ने फुसफुसाया, मुश्किल से अपने उत्साह को रोक पा रही थी। अनन्या ने जानबूझकर धीमी गति से अपने गले में मोती ठीक किए, जैसे एक हत्यारा अंतिम वार की तैयारी कर रहा हो। बात यह है, उसने कहा। उसकी आवाज में अब वास्तविक मनोरंजन का स्वर था कि कुछ भ्रम है जिन्हें दूर करने की जरूरत है, इससे पहले कि वे पहले से ही पैदा हुई शर्मिंदगी से ज्यादा पैदा करें। रिया ने अपनी रीढ़ में आतंक की एक सिहरन महसूस की। अनन्या के रवैये में कुछ था, एक पूर्ण आत्मविश्वास, एक लगभग शिकारी शांति जो यह सुझाव देती थी कि वह कुछ महत्वपूर्ण जानती है, कुछ ऐसा जो खेल को पूरी तरह से बदल देगा। मैं समझी नहीं, रिया हकलाई। ओह प्रिय, अनन्या ने जवाब दिया। उसकी मुस्कान अब वास्तव में दीप्तिमान थी। तुम समझ जाओगी, तुम सब समझ जाओगे। और तभी अनन्या सिंह ने उन सभी के जीवन को व्यवस्थित रूप से, सुरुचिपूर्ण ढंग से और अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उसकी शक्ति को कम करके आंका था। विक्रम, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज हॉल की चुप्पी को क्रिस्टल के खिलाफ क्रिस्टल की तरह काट रही थी। चूंकि हम दोस्तों के बीच हैं, तो तुम रिया को कल रात की हमारी बातचीत के बारे में क्यों नहीं बताते? विक्रम का चेहरा पीला पड़कर एक ऐसे रंग में बदल गया जो उसकी पत्नी के गले में मोतियों से होड़ कर रहा था। उसकी आंखें पूर्ण आतंक में चौड़ी हो गईं, क्योंकि पिछली रात या हाल के हफ्तों में किसी भी रात अनन्या के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी।
मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, वह हकलाया, लेकिन उसकी कांपती आवाज ने उसकी घबराहट को धोखा दे दिया। अनन्या ने नकली जिज्ञासा के साथ अपना सिर झुकाया, जैसे कि वह वास्तव में अपने पति के जवाब से हैरान थी। नहीं, कितनी अजीब बात है। शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। उसने एक नाटकीय विराम लिया, अपनी आंखों को उनके चारों ओर बने दर्शकों के घेरे पर घुमाया। या शायद तुम अपनी संरक्षक को यह बताना भूल गए कि हम अभी भी शादीशुदा हैं। संरक्षक शब्द इतनी विडंबना के साथ बोला गया था कि समूह में कई लोगों को घबराई हुई हंसी छिपानी पड़ी। रिया ने अपना खून चेहरे पर चढ़ता हुआ महसूस किया, अंततः यह समझते हुए कि उसका सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया जा रहा था। बेशक हम जानते हैं कि तुम लोग शादीशुदा हो, रिया ने स्थिति पर कुछ नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन शादियां विकसित होती है ना? कभी कभी लोग अलग अलग जगहों पर खुशी पाते हैं। आह हाँ, अनन्या ने एक सुंदर सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। विकास, क्या आकर्षक अवधारणा है। वह एक षड्यंत्रकारी हवा के साथ सुनीता देसाई की ओर मुड़ी। सुनीता, तुम जो रॉबर्टो से 30 साल से शादीशुदा हो, क्या तुमने कभी इस विकास का अनुभव किया है? सुनीता हंसी, एक क्रिस्टल जैसी आवाज जो कुलीन द्वेष से भरी थी। कभी नहीं प्रिय, रॉबर्टो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी जगह कहां है। यह टिप्पणी विक्रम की मर्दानगी पर सीधा प्रहार थी, यह सुझाव देते हुए कि वह अपने घर को व्यवस्थित रखने में एक पुरुष के रूप में विफल रहा था। कई उपस्थित पुरुषों ने असहज रूप से खांसा, जबकि उनकी पत्नियों ने अनुमोदक नजरें बदली। मालिनी खन्ना समूह में शामिल हो गई, स्पष्ट रूप से तमाशा नहीं खोना चाहती थी। अनन्या, तुम्हें हमारे कार्यक्रमों में फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा, उसने झूठी गर्मजोशी के साथ कहा। तुम्हारी उपस्थिति हमेशा किसी भी अवसर का स्तर बढ़ा देती है। बहुत मेहरबानी मालिनी। मैं बस युवा रिया को समझा रही थी कि हमारे समाज में कुछ परंपराएं कैसे काम करती हैं। रिया ने खुद को और अधिक घिरा हुआ महसूस किया। इन महिलाओं के बात करने के तरीके में कुछ था, हमेशा विनम्र, हमेशा सुरुचिपूर्ण, लेकिन एक सूक्ष्म जहर लिए हुए जिसे वह पलट नहीं सकती थी, क्योंकि वह आवश्यक सामाजिक कोर्ट में महारत हासिल नहीं करती थी। परंपराओं को पार किया जा सकता है, उसने परिष्कृत लगने की कोशिश करते हुए कहा। आधुनिक दुनिया लोगों को अपने रिश्तों में अधिक प्रामाणिक होने की अनुमति देती है। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह इतनी गहरी थी कि एयर कंडीशनिंग की हवा से धीरे धीरे झूलते झूमर के क्रिस्टल की खनक सुनी जा सकती थी। अनन्या ने रिया को एक लंबे क्षण के लिए देखा, जैसे एक बिल्ली घातक हमले से पहले एक शिकार का अध्ययन कर रही हो। प्रामाणिकता, उसने धीरे धीरे दोहराया। क्या शक्तिशाली शब्द है। तुम सही हो प्रिय, प्रामाणिकता मौलिक है। उसने एक विराम लिया, उसकी मुस्कान शिकारी हो गई। इसीलिए मुझे लगता है कि इस स्थिति के बारे में पूरी तरह से प्रामाणिक होने का समय आ गया है। विक्रम ने हताश होकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। अनन्या, शायद यह जगह नहीं है। ओह, लेकिन यह बिल्कुल सही जगह है। उसने उसे रोका। उसकी आवाज अभी भी उस घातक विनम्रता को बनाए हुए थी। आखिरकार यह वह जगह है जहां तुमने अपनी साझेदारी को सार्वजनिक करने के लिए चुना। हमारे प्यारे दोस्तों के लिए कुछ विवरण स्पष्ट करने से ज्यादा उचित और क्या होगा। समीर जोशी विवेकपूर्ण ढंग से पास आ गए थे। उनका भाव एक पत्रकार का था जो सदी की कहानी सूंघ रहा हो। अन्य मेहमान भी पास आ रहे थे, केंद्रीय तिकड़ी के चारों ओर एक बड़ा और बड़ा घेरा बना रहे थे। देखो, अनन्या ने जारी रखा, अब सीधे दर्शकों को संबोधित करते हुए। प्यारी रिया का मानना है कि उसने अपनी युवावस्था और प्रामाणिकता के माध्यम से मेरे पति का दिल जीत लिया है। उसने नाटकीय प्रभाव के लिए एक विराम लिया। जो वह नहीं जानती है वह यह है कि विक्रम का एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न है जब उसके विवाहेतर संबंधों की बात आती है। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, अचानक यह महसूस करते हुए कि वह कुछ विनाशकारी खोजने वाली है। एक पैटर्न? सुनीता ने पूछा, स्पष्ट रूप से मजा ले रही थी। ओह हाँ, युवा, महत्वाकांक्षी महिलाएं, विनम्र मूल की, जो महंगे उपहारों और सामाजिक चढ़ाई के वादों से आसानी से चकाचौंध हो जाती हैं।
अनन्या ने एक वैज्ञानिक द्वारा नमूनों को सूचीबद्ध करने की सटीकता के साथ विशेषताओं को गिनाया। पिछले 15 वर्षों में कम से कम, मुझे देखने दो, उनमें से 6 हुई हैं। यह संख्या रिया पर एक हथौड़े की तरह गिरी। 6। वह विशेष नहीं थी, वह अद्वितीय नहीं थी, वह अस्थायी प्रतिस्थापनों की एक लंबी कतार में बस सबसे हालिया थी। विक्रम स्पष्ट रूप से हताश था। अनन्या, कृपया। ओहो विक्रम, विनम्र मत बनो, उसने झूठी प्रशंसा के साथ कहा। तुम्हारे पास इन लड़कियों को खोजने की एक विशेष प्रतिभा है, हमेशा एक ही प्रोफाइल के साथ। रिसेप्शनिस्ट, सचिव, होस्टेस, प्रभावशाली युवा जो पुरुष ध्यान को सच्चे प्यार से भ्रमित करते हैं। प्रिया मल्होत्रा एक खिलखिलाहट को नहीं रोक सकी। और बाकी 5 का क्या हुआ प्रिय? खैर, अनन्या ने जवाब दिया जैसे कि वह दोपहर की चाय पर एक मजेदार किस्सा सुना रही हो। कुछ को विवेकपूर्ण ढंग से तब बर्खास्त कर दिया गया जब उन्होंने असुविधाजनक मांगे करना शुरू कर दिया। दूसरों ने अपने दम पर पता लगाया कि वे उतनी खास नहीं थीं जितनी उन्होंने कल्पना की थी। 1 या 2 ने तो अधिक उपलब्ध पुरुषों के साथ लाभप्रद विवाह करने में भी कामयाबी हासिल की। रिया ने अपने चारों ओर दुनिया को घूमता हुआ महसूस किया। विक्रम के साथ अपने रिश्ते के बारे में उसने जो कुछ भी माना था, उसकी विशिष्टता, उसके भविष्य की योजनाएं, उसकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति ताश के पत्तों के महल की तरह ढह रही थी। लेकिन सवाल यह है, अनन्या ने अब सीधे रिया से बात करते हुए जारी रखा, कि तुमने एक गलती की जो किसी और ने नहीं की। क्या गलती? सवाल एक दबी हुई फुसफुसाहट के रूप में निकला। तुमने मान लिया कि तुम जीत गई हो। शब्द रिया पर एक न्यायिक वाक्य के भार के साथ गिरे। उसने चारों ओर देखा, पहली बार मेहमानों के भावों को देखते हुए। प्रशंसा या ईर्ष्या नहीं, जैसा कि उसने कल्पना की थी, बल्कि कुलीन अवमानना के साथ मिश्रित दया। विक्रम ने मुझे कभी दूसरों के बारे में नहीं बताया। वह हकलाई, इनकार, स्पष्टीकरण, कुछ भी जो उसकी वास्तविकता को बहाल कर सके के लिए उसकी ओर मुड़ते हुए। विक्रम उसकी आंखों में नहीं देख सका। उसका अपराध उसके चेहरे पर एक टैटू की तरह अंकित था। बेशक उसने नहीं बताया, अनन्या ने धीरे से कहा। वह क्यों बताता? यह उस कल्पना को बर्बाद कर देगा जो वह तुम में से हर एक के लिए बनाता है। यह कल्पना कि तुम विशेष हो, कि तुम अलग हो, कि इस बार यह सच्चा प्यार है। सुनीता देसाई ने नाटकीय अस्वीकृति के साथ अपना सिर हिलाया। पुरुष इतने क्रूर हो सकते हैं, है ना? इन बेचारी लड़कियों को परियों की कहानियों में विश्वास दिलाना क्रूरता। अनन्या ने कहा, विवाहेतर संबंध रखने में नहीं है। शक्तिशाली पुरुषों के पास हमेशा मालकिनें होती हैं। यह लगभग एक परंपरा है। क्रूरता झूठी उम्मीदें पैदा करने में है। इन महिलाओं को यह विश्वास दिलाने में है कि वे एक ऐसी जगह पर कब्जा कर सकती हैं जो उनके लिए कभी नहीं थी। रिया अंततः फट पड़ी। और वह जगह क्या है? विनम्र पत्नी की जगह, जो चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेती है। पूरे हॉल ने अपनी सांस रोक ली। यह पहली बार था जब किसी ने सीधे अनन्या का सामना किया था और हर कोई देखना चाहता था कि वह कैसे जवाब देगी। अनन्या मुस्कुराई। वह सुरुचिपूर्ण नियंत्रित मुस्कान नहीं जो उसने पूरी रात बनाए रखी थी, बल्कि एक सच्ची, लगभग मनोरंजक मुस्कान। ओह प्रिय, उसने कहा। उसकी आवाज में दया और कृपालुता का मिश्रण था। तुम सच में नहीं समझती, है ना? तुम्हें लगता है कि मैं यहां एक अपमानित पत्नी के रूप में हूं, एक बेवफा पति को वापस जीतने की कोशिश कर रही हूं। उसने एक विराम लिया, अपनी आंखों को अपने चारों ओर के सभी चेहरों पर घुमाया। मैं यहां विक्रम के लिए लड़ने नहीं आई हूं, मैं उसे वापस करने आई हूं। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह पूर्ण थी। संगमरमर पर वेटर्स के जूतों की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती थी। वापस करने? रिया ने भ्रमित होकर दोहराया। हां प्रिय, तुम उसे रख सकती हो। अनन्या ने अपने हाथ से एक सुरुचिपूर्ण इशारा किया, जैसे कि वह एक बहुत वांछित उपहार नहीं दे रही हो। वास्तव में मैं जोर देती हूं कि तुम उसे रखो। आखिरकार तुम लोग एक दूसरे के लायक हो। विक्रम ने अंततः अपनी आवाज पाई। अनन्या, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं स्वतंत्रता के बारे में बात कर रही हूं। विक्रम, तुम्हारी और मेरी। उसने अपना गुच्छी बैग खोला और एक सीलबंद लिफाफा निकाला। तलाक के कागजात कल दायर किए गए थे।
तुम्हें सोमवार को आधिकारिक सूचना मिलनी चाहिए। लिफाफा हाथ से हाथ में गया, जैसे एक ग्रेनेड जिसका पिन हटा दिया गया हो। विक्रम ने उसे कांपती उंगलियों से पकड़ा। उसके चेहरे पर पूर्ण सदमा था। लेकिन हमने इस बारे में बात भी नहीं की। हमने बात की थी 8 महीने तक विक्रम। हर बार जब तुम दूसरी महिला के इत्र के साथ घर आते थे, हर बार जब तुम झूठ बोलते थे कि तुम कहाँ थे, हर बार जब तुम मेरे साथ एक ऐसे फर्नीचर की तरह व्यवहार करते थे जो घर को सजाता है लेकिन अंदर होने वाले जीवन में भाग नहीं लेता। अनन्या की आवाज शांत बनी रही, लेकिन हर शब्द में तपा हुआ स्टील था। बातचीत लंबी और एक तरफा थी, लेकिन यह हुई। रिया ने विक्रम को देखा, उम्मीद कर रही थी कि वह विरोध करेगा, कि वह उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करेगा, कि वह उन भविष्य की योजनाओं की पुष्टि करेगा जो उन्होंने एक साथ बनाई थीं। इसके बजाय वह लिफाफे को ऐसे देख रहा था जैसे वह एक बम हो जो फटने वाला हो। तुम्हें कितना चाहिए? यह पहली बात थी जो वह कह सका। इस सवाल ने उसके चरित्र के बारे में इतना कुछ बता दिया कि कई उपस्थित महिलाओं ने मुश्किल से छिपी घृणा के भाव बनाए। विक्रम, अनन्या ने झूठी उदासी के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमेशा सब कुछ पैसे तक कम कर देते हो। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए प्रिय, मेरे पास अपना है। तुम्हारा अपना? हाँ, दादी बीट्रिज की विरासत, जिसे तुमने हमेशा महत्वहीन माना क्योंकि वे सिर्फ महिलाओं की चीजें थीं, जैसे अचल संपत्ति और शेयर। वास्तव में यह तुम्हारी कंपनी से अधिक मूल्य का है। वह मुस्कुराई। बहुत अधिक। विक्रम के चेहरे पर सदमा हास्यपूर्ण था। 15 वर्षों तक उसने यह मान लिया था कि वह परिवार का एकमात्र प्रदाता है, एकमात्र महत्वपूर्ण संसाधनों वाला। यह पता लगाना कि उसकी पत्नी न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी, बल्कि संभावित रूप से उससे अधिक अमीर थी, उसके पुरुष अहंकार पर एक विनाशकारी प्रहार था। इसके अलावा अनन्या ने लापरवाही से जारी रखा, मेरे कला परामर्श व्यवसाय में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक, तुम जानते हो, ऐसे लोग जो प्रामाणिकता और विशेषज्ञता को महत्व देते हैं। रिया ने अंततः अपने अपमान के पूर्ण आयाम को समझा। उसने एक ऐसे व्यक्ति पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था जिसे अब वह पा रही थी। वह उस पुरस्कार का आधा भी नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। तो तुम हमें अपना आशीर्वाद दे रही हो? वह हकलाई, खुद को पकड़ने के लिए कुछ गरिमा का धागा खोजने की कोशिश कर रही थी। ओह प्रिय, यह बिल्कुल आशीर्वाद नहीं है, अनन्या ने घातक सज्जनता के साथ जवाब दिया। यह अधिक है जैसे एक दोषपूर्ण उत्पाद को दुकान पर वापस करना। यह वाक्य एक गोली की तरह हॉल में गूंज उठा। कई लोग खुलेआम हंसे। प्रतिक्रिया की क्रूर लालित्य के सामने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में असमर्थ विक्रम अंततः फट पड़ा। अनन्या, तुम मुझे इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकती। तुम्हें अपमानित करना? वह सचमुच हैरान लग रही थी। विक्रम, प्रिय, मैंने सच बताने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर सच अपमानजनक है तो शायद समस्या मेरे साथ नहीं है। समीर जोशी अपने सामाजिक शिकारी की मुस्कान के साथ पास आया। अनन्या, क्या मैं अपने कॉलम के लिए एक बयान ले सकता हूं? बेशक समीर। वह एक अनुभवी अभिनेत्री की कृपा के साथ उसकी ओर मुड़ी। मैं कह सकती हूं कि मैं अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रही हूं। कभी कभी जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में यह हमें एक ऐसी जगह में कैद कर रहा था जो हमारे सपनों के लिए बहुत छोटी थी। और भविष्य की योजनाओं के लिए मैं अगले हफ्ते लंदन जा रही हूं। मेरे पास वहां कुछ दिलचस्प परियोजनाएं हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। लंदन, यह शब्द विक्रम पर एक अंतिम वाक्य की तरह गिरा। अनन्या न केवल उससे तलाक ले रही थी, वह सचमुच देश से भाग रही थी। उनके बीच एक महासागर डाल रही थी। रिया एक आखिरी हताश प्रयास करते हुए ने कहा, खैर, कम से कम अब विक्रम और मैं एक साथ खुश रह सकते हैं, बिना किसी रहस्य या झूठ के। अनन्या ने उसे दया और मनोरंजन के मिश्रण से देखा। ओह प्रिय, प्यारी और भोली, उसने कहा। उसकी आवाज लगभग मातृ कृपालुता से भरी हुई थी। क्या तुम सच में सोचती हो कि एक आदमी जो अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ धोखा देता है, वह तुम्हें किसी और के साथ धोखा नहीं देगा? बयान की सच्चाई रिया के पेट में एक मुक्के की तरह लगी।
उसने विक्रम को देखा, इनकार के किसी संकेत की तलाश में, भविष्य की वफादारी की किसी गारंटी की तलाश में। इसके बजाय उसने एक आदमी को पूर्ण आतंक में देखा, जो तलाक के वित्तीय प्रभावों के बारे में अधिक चिंतित था, बजाय इसके कि मौजूद दो महिलाओं में से किसी की भावनाओं के बारे में। विक्रम, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में स्पष्ट विनती थी। उसने जवाब नहीं दिया। वह जवाब नहीं दे सका क्योंकि गहराई से वह जानता था कि अनन्या सही थी। और पूर्ण चुप्पी के उसी क्षण में अनन्या सिंह ने अंतिम प्रहार किया। खैर, अनन्या ने कहा, एक सुरुचिपूर्ण और निश्चित हरकत के साथ, अपने गले में मोती ठीक करते हुए। यह सब स्पष्ट करना एक खुशी थी। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे अपनी यात्रा से पहले कुछ प्यारे दोस्तों से विदा लेने की जरूरत है। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन रुक गई जैसे उसे कुछ महत्वपूर्ण याद आ गया हो। आह, और रिया? युवती ने आशा भरी आंखों से ऊपर देखा, शायद यह विश्वास करते हुए कि अनन्या उसे सुलह या सलाह का कोई शब्द देगी। लाल पोशाक तुम पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चैरिटी कार्यक्रमों के लिए अधिक शांत रंग अधिक उपयुक्त होते हैं। यह सामाजिक शिष्टाचार का मामला है। अंतिम आलोचना इतनी शान से दी गई थी कि सबसे अनुभवी पर्यवेक्षकों को भी टिप्पणी की क्रूरता को पूरी तरह से संसाधित करने में कुछ सेकंड लग गए। अनन्या ने अभी अभी एक सार्वजनिक अपमान के बीच में शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया था। निश्चित रूप से उनके बीच सामाजिक पदानुक्रम स्थापित कर दिया था। रिया शर्म से लकवाग्रस्त होकर खड़ी रही, जबकि अनन्या शान से दूर चली गई। विक्रम उसके बगल में खड़ा रहा, लेकिन यह सभी के लिए स्पष्ट था कि वह सदमे की स्थिति में था। अभी भी उस गति को संसाधित कर रहा था जिससे उसका जीवन बिखर गया था। समीर जोशी ने उस दृश्य को उस व्यक्ति की पैनी नजर से देखा जिसने अभी अभी साल की सामाजिक कहानी देखी थी। वह पहले से ही मानसिक रूप से शीर्षक लिख रहा था, सुरुचिपूर्ण बदला, कैसे अनन्या सिंह ने सीजन की सबसे चर्चित पार्टी में अपमान को विजय में बदल दिया। जैसे ही अनन्या हॉल में मेहमानों से विदा ले रही थी, हर बातचीत ने रात की असली विजेता के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि की। सुनीता देसाई ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। प्रिय, तुम शानदार थीं। मैंने कभी किसी को इतनी नाजुक स्थिति में इतनी शान बनाए रखते नहीं देखा। धन्यवाद सुनीता। कभी कभी लालित्य ही सबसे अच्छा बदला होता है। प्रिया मल्होत्रा समूह में शामिल हो गई। लंदन, कितना रोमांटिक। क्या तुम्हारी वहां कोई खास योजना है? वास्तव में हाँ। अनन्या की आंखें वास्तविक उत्साह से चमक उठीं। मुझे मेफेयर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित गैलरी के लिए कला सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया गया है, और अन्य दिलचस्प संभावनाएं भी हैं। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान ने सुझाव दिया कि कहानी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन अनन्या विवरण प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं थी। वह दूसरों की कल्पना को अंतराल भरने देगी। हॉल के दूसरी तरफ रिया अंततः हिलने लगी, जैसे एक नींद में चलने वाला एक बुरे सपने से जाग रहा हो। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक बहुत ही अलग तरह के ध्यान का केंद्र बन गई है। प्रशंसा नहीं, बल्कि द्वेष के साथ मिश्रित दया। फुसफुसाहटें उसकी हरकतों का पीछा करती थीं। बेचारी, उसे नहीं पता था कि वह किस में पड़ रही है। सोचा कि वह पिछले दरवाजे से उच्च समाज में प्रवेश कर लेगी। विक्रम का हमेशा मालकिनों के लिए संदिग्ध स्वाद रहा है। हर टिप्पणी उसके गौरव पर एक चाकू की तरह थी। रिया पार्टी में यह विश्वास करते हुए आई थी कि उसे नई रानी का ताज पहनाया जाएगा। इसके बजाय उसे सार्वजनिक रूप से एक भोली और अपर्याप्त दावेदार के रूप में बेनकाब किया गया था। विक्रम ने उसके पास आने की कोशिश की। रिया, चलो निजी तौर पर बात करते हैं। नहीं, वह ऐसे दूर हट गई जैसे वह संक्रामक हो। मुझे मत छुओ। तुमने मुझसे हर चीज के बारे में झूठ बोला। आंसू रिया के सही मेकअप से बहने लगे, उसके गालों पर काले निशान बनाते हुए। ये एहसास कि वह डिस्पोजेबल महिलाओं की एक लंबी कतार में सिर्फ एक और थी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विनाशकारी था जो हमेशा खुद को विशेष मानता था। रिया, कृपया मुझे समझाने दो। विक्रम ने फिर से कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हताश और अविश्वसनीय लग रही थी। क्या समझाओगे? कि मैं छठी हूं?
कि मैं कभी खास नहीं थी, कि तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज और भी ऊंची होती गई, और भी अधिक नजरें आकर्षित करती हुई। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना अपार्टमेंट बदल दिया, अपने परिवार को बताया कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यवसायी से शादी करने जा रही हूं। उसकी भोलापन की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति ने केवल उसके अपमान को और गहरा किया। कुछ मेहमानों ने दया से सिर हिलाया, जबकि अन्य ने मैंने कहा था जैसी नजरें बदलीं, जो उच्च समाज में तब आम होती हैं जब उनकी भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं। आर्यन कपूर, युवा उत्तराधिकारी जो पहले उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, एक कृपालु मुस्कान के साथ पास आया। रिया, इस तरह निराश मत हो। विक्रम हमेशा अपने अस्थायी संबंधों के लिए जाना जाता है। तुम्हें इतना नहीं जुड़ना चाहिए था। यह टिप्पणी, हालांकि सांत्वना देने का इरादा रखती थी, ने केवल इस बात की पुष्टि की कि पूरा समाज विक्रम की प्रतिष्ठा के बारे में जानता था, सिवाय उसके। रिया ने महसूस किया कि वह अपने ही रिश्ते के बारे में जानने वाली आखिरी थी। इस बीच अनन्या ने अपनी विजयी विदाई यात्रा जारी रखी। हर बातचीत ने उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में और अधिक विवरण प्रकट किए। एक ऐसी महिला की तस्वीर चित्रित करते हुए जो न केवल एक दुखी शादी से बच गई थी, बल्कि उसने एक बेहतर जीवन के लिए अपनी चढ़ाई की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। मेफेयर गैलरी लंदन की सबसे सम्मानित गैलरियों में से एक है। वह कला प्रशंसकों के एक समूह को बता रही थी। वे पिछले साल मोनेट प्रदर्शनी के मेरे क्यूरेशन के काम से प्रभावित थे, जो उसने उल्लेख नहीं किया, लेकिन जिसे वे बाद में अंतर्राष्ट्रीय गपशप चैनलों के माध्यम से पता लगाएंगे। वह यह था कि गैलरी के मालिक एलिस्टेयर फिंच एक 45 वर्षीय कुलीन विधुर थे, जो न केवल अनन्या की पेशेवर विशेषज्ञता से बल्कि उसकी व्यक्तिगत शान से भी मोहित थे। मालिनी खन्ना ने अनन्या को एक अधिक निजी कोने में खींच लिया। प्रिय, क्या मैं एक अविवेकी सवाल पूछ सकती हूँ? यह लंदन जाने का कदम, क्या वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अनन्या एक गणना की हुई रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मान लीजिए कि दिलचस्प संभावनाएं हैं। एक ऐसा आदमी जो बुद्धि को उतना ही महत्व देता है जितना कि सुंदरता को, जो समझता है कि एक महिला एक साथी हो सकती है, न कि केवल एक आभूषण। अंग्रेज, उस शान के साथ जो केवल अंग्रेजों के पास होती है। और उसने अपनी आवाज को षड्यंत्रकारी रूप से धीमा कर दिया। और उन संसाधनों के साथ जो विक्रम के व्यवसाय को एक कोने की दुकान जैसा दिखाते हैं। मालिनी हंसी, खुश होकर। प्रिय, तुम बस प्रेरणादायक हो। धोखे को मुक्ति में, अपमान को विजय में बदलना, यह एक कला का काम है। हॉल के दूसरी तरफ विक्रम अंततः रिया को एक अधिक निजी बातचीत के लिए शांत करने में कामयाब रहा। वे क्लब के छोटे कमरों में से एक में चले गए, जिज्ञासु नजरों से दूर। रिया, मुझे पता है कि तुम भ्रमित होगी, लेकिन हम इससे उबर सकते हैं। इससे उबर सकते हैं? उसने अविश्वास से उसे घूरा। विक्रम, तुमने मुझे 8 महीने तक बेवकूफ बनाया, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं खास हूं, कि मेरा तुम्हारे साथ भविष्य है। और है। अब जब अनन्या तलाक के लिए कह रही है, तो हम आखिरकार आधिकारिक तौर पर एक साथ हो सकते हैं। किस पैसे से? सवाल उसकी मंशा से ज्यादा तीखा निकला। क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा? वह तुमसे ज्यादा अमीर है। तलाक में तुम अपना सब कुछ का आधा खो सकते हो। वित्तीय वास्तविकता ने विक्रम को एक थप्पड़ की तरह मारा। सालों तक उसने यह मान लिया था कि वह जोड़े के सभी वित्त को नियंत्रित करता है। यह पता लगाना कि अनन्या के पास न केवल अपने संसाधन थे, बल्कि वे उससे बेहतर थे, एक विनाशकारी झटका था। यह सच नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। शेयर, अचल संपत्ति सिर्फ पारिवारिक विरासत है, विरासत जो तुम्हारी कंपनी से ज्यादा मूल्य की है। रिया विक्रम को वैसे ही देखने लगी थी जैसा वह वास्तव में था, न कि वह सफल और शक्तिशाली व्यवसायी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने अभी अभी पता लगाया था कि उसकी पत्नी उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति थी और उसने उसे खो दिया था। उस समय समीर जोशी कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिए। विक्रम, क्या मैं कल के अपने कॉलम के लिए एक शब्द ले सकता हूं? टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है, विक्रम ने रूखेपन से जवाब दिया। आह, लेकिन है। मुंबई समाज की सबसे सुरुचिपूर्ण पत्नी लंदन जाने की घोषणा कर रही है, मेरे द्वारा देखे गए सबसे सभ्य तलाकों में से एक।
यह एक आकर्षक कहानी है। समीर वास्तव में अनुमति नहीं मांग रहा था। वह सूचित कर रहा था कि कहानी विक्रम के सहयोग के साथ या उसके बिना प्रकाशित की जाएगी। और तुम रिया? समीर पत्रकारिता की रुचि के साथ उसकी ओर मुड़ा। रात की घटनाओं पर कोई टिप्पणी? रिया ने विक्रम को देखा। उम्मीद कर रही थी कि वह उसका बचाव करेगा, कि वह सार्वजनिक रूप से उनके भविष्य की योजनाओं की घोषणा करेगा। इसके बजाय वह और भी सिकुड़ गया। स्पष्ट रूप से रात की आपदा के बाद सार्वजनिक रूप से उसके प्रति प्रतिबद्ध होने की कोई इच्छा नहीं थी। समर्थन की कमी आखिरी तिनका थी। रिया ने महसूस किया कि उसने न केवल अनन्या के खिलाफ लड़ाई खो दी थी, बल्कि विक्रम के साथ भविष्य का कोई भी मौका भी खो दिया था। वह जरूरत पड़ने पर उसका बचाव करने के लिए बहुत कायर था, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत कमजोर था। मेरी एकमात्र टिप्पणी, उसने कहा, अपने कंधों को नई नई गरिमा के साथ सीधा करते हुए, यह है कि जीवन के कुछ सबक इतने महंगे होते हैं कि वे इसके लायक नहीं होते। इन शब्दों के साथ रिया कमरे से बाहर चली गई। विक्रम को समीर जोशी और अपने स्वयं के विकल्पों के बोझ के साथ अकेला छोड़ गई। 3 साल बाद लंदन मेफेयर के अपार्टमेंट से टॉवर ब्रिज का नजारा दिखता था और यह फ्रांसीसी शान और भारतीय परिष्कार के एक आदर्श संयोजन से सजाया गया था। अनन्या सिंह, अब अनन्या फिंच, छत पर बैठी नाश्ता कर रही थीं, जबकि उनके 2 साल के जुड़वां बच्चे आरव और अनिका निजी बगीचे में खेल रहे थे। एलिस्टेयर फिंच ताजे क्रोइसैन और सुबह के अखबार के साथ एक ट्रे लेकर छत पर आए। माई लव, उसने कहा, अनन्या के माथे को धीरे से चूमते हुए। यहां भारत के बारे में एक दिलचस्प लेख है। अनन्या मुस्कुराई। उसने जो कॉफी का कप पेश किया उसे स्वीकार करते हुए। 28 साल की उम्र में वह एक ऐसी खुशी बिखेर रही थी जिसका उसने विक्रम के साथ 15 साल की शादी के दौरान कभी अनुभव नहीं किया था। एलिस्टेयर न केवल एक बेहतर पति था, वह एक सच्चा साथी था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी बुद्धि और महत्वाकांक्षा का उतना ही सम्मान करता था जितना वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था। किस तरह का लेख? व्यावसायिक दिवालियापन के बारे में। ऐसा लगता है कि राठौर रियल्टी नामक एक निर्माण कंपनी पिछले महीने बंद हो गई। अनन्या ने रुचि के साथ एक भौं उठाई। विक्रम, जाहिरा तौर पर लेख में वित्तीय कुप्रबंधन और मुकदमों का उल्लेख है। मालिक विक्रम राठौर पर कर अनियमितताओं के लिए जांच चल रही है। अनन्या को इस खबर से कोई खुशी नहीं हुई। उसके जीवन का वह चरण पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन इस तथ्य में एक निश्चित काव्यात्मक न्याय था कि विक्रम, जो हमेशा खुद को आर्थिक रूप से उससे बेहतर मानता था, ने अपनी अक्षमता के कारण सब कुछ खो दिया था। और वह युवती जो उस रात मैजेस्टिक क्लब में उसके साथ थी? एलिस्टेयर ने पूछा, जो पूरी कहानी जानता था। रिया, अनन्या ने एक पल के लिए सोचा। मैंने सुना है कि उसने बांद्रा में एक दंत चिकित्सक से शादी कर ली है। जाहिरा तौर पर उसने हारने वाले घोड़ों पर दांव न लगाने का सबक सीख लिया। एलिस्टेयर हंसा, एक समृद्ध और गर्म आवाज जो छत पर गूंज उठी। तुम भयानक हो माय डार्लिंग। आरव मेज की ओर दौड़ा, पुर्तगाली और फ्रांसीसी का एक मनमोहक मिश्रण बोलते हुए। मम्मा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक फूल पाया है। अनन्या ने अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया, उसने बगीचे से तोड़े गए छोटे डेजी को स्वीकार करते हुए। अनिका जल्द ही उनके साथ शामिल हो गई, समान ध्यान की मांग करते हुए। मेरे छोटे खजाने, एलिस्टेयर ने फुसफुसाया, स्पष्ट आराधना के साथ दृश्य को देखते हुए। यह वह जीवन था जो अनन्या ने अपने लिए बनाया था, न कि विक्रम के खिलाफ बदला लेने के लिए, बल्कि अपने स्वयं के साहस के पुरस्कार के रूप में। उसने धोखे को मुक्ति में, अपमान को अवसर में, अंत को एक नई शुरुआत में बदल दिया था। फिंच गैलरी उसके क्यूरेटरशिप के तहत लंदन की सबसे प्रतिष्ठित गैलरियों में से एक बन गई थी, और वह अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थी, एक लड़की जिसे वे जारा कहेंगे, उस दादी के सम्मान में जिसने उसे वह विरासत छोड़ी थी जिसने उसकी स्वतंत्रता को संभव बनाया था। जैसे ही उसने लंदन के बगीचे में अपने बच्चों को खेलते हुए देखा, अनन्या ने 3 साल पहले मैजेस्टिक क्लब में उस रात के बारे में सोचा। उसने उस सार्वजनिक अपमान के हर विवरण की योजना बनाई थी,
लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली जीत उस रात विक्रम और रिया को नष्ट करना नहीं थी। असली जीत यह थी, एक जीवन जो उसकी अपनी शर्तों पर बनाया गया था, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसे पूरी तरह से प्यार करता था, बच्चे जो उसके दिल को भरते थे और एक करियर जो उसकी आत्मा को पूरा करता था। अंत में अनन्या सिंह ने पाया था कि सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मनों का विनाश नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन का निर्माण है जो इतना शानदार हो कि वह उन सब कुछ को अप्रासंगिक बना दे जो उन्होंने उसे कम करने की कोशिश करने के लिए किया था।